नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं समर्थ क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारा मेवाड़ का इतिहास पूरा हो चुका है और अब हम आज से शुरू करने वाले हैं चौहान वंश का इतिहास। तो इसी जुनून के साथ शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, हमको पढ़ना है चौहान वंश। चौहान वंश का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली बात, ये चौहान आए कहां से, पैदा कब हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में। तो सबसे पहली चीज ये आती है चौहान की उत्पत्ति। क्या आती है? चौहानों की उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब पैदा कैसे, कब हुआ। तो इसके विषय में बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन चौहान वंश की एक किताब मिलती है हमको बहुत पुरानी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान की किताब मिलती है। किताब क्या? ग्रंथ मिलता है पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो में एक कहानी दी गई है। उसमें ये बताया है कि एक माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया। किसने किया? ये किया ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, जो भारत संस्कृति के, भारत देश के सबसे बड़े ऋषियों में आते हैं। इनको ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया ऐसे क्षत्रियों को उत्पन्न करने के लिए जो बहुत ज्यादा साहसी और ताकतवर थे, क्योंकि उस समय के क्षत्रिय अपने देश की रक्षा करने में काबिल नहीं थे। तो इनसे उत्पन्न हुए 4 क्षत्रिय: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और सबसे अंत में हुए चौहान। तो इस तरह चौहानों की उत्पत्ति हुई। ये बात हमें कहां से पता चलती है? पृथ्वीराज रासो। किससे पता चलती है हमको ये किताब? पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र चंद्र बरदाई ने लिखी। इसके अलावा भी और इसको कौन कौन बताता है? मुहुणोत नैणसी ने जो नैणसी विख्यात लिखी, उसमें उसने इसका वर्णन किया। और सूर्यमल मिश्र, वो भी इसी बात का समर्थन करता है। तो ये जो अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसको कहा जाता है पहला, इधर अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इस सिद्धांत को कहा जाता है अग्निकुंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्नि से हुई, अग्निकुंड से हुई। और ये इस बात का समर्थन करते हैं। कौन? एक किताब पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने लिखी, पृथ्वीराज रासो, मुहुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र। लेकिन सभी क्या इसी बात को मानते हैं? तो और भी किताबें लिखी गई। पृथ्वीराज चौहान मतलब चौहान वंश में क्या सिर्फ एक ही किताब लिखी गई? नहीं, और भी किताबें लिखी गई। कौन सी? पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य। इन किताबों में चौहानों को पता है क्या बताया गया? सूर्यवंशी क्षत्रिय। क्या बताया गया? सूर्यवंशी क्षत्रिय। यह किसने लिखी? यह लिखी जयानंद।
और यह लिखी नयन चंद्र सूर्य, नयन चंद्र सूर्य। इन दोनों ग्रंथों के अलावा और भी ग्रंथ हैं, जैसे हम्मीर रासो, हम्मीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो ये किसने लिखा? नरपति, नरों के पति नालहर ने। ये सब किताबें, जब ये सब ग्रंथ पढ़े गए तो इसमें बताया गया कि चौहान तो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, और इस बात की पुष्टि करते हैं G.H. ओझा, जो एक जाने माने इतिहासकार। इनका पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ चौहान क्या थे? सूर्यवंशी। अब हम जाएं, राम भगवान स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे, और एक और आते थे चंद्रवंशी क्षत्रिय। हम महाभारत देखें तो उसमें भगवान कृष्ण और जो पांडव थे वो अपने आप को चंद्रवंशी बताते थे। तो सूर्यवंशी के अलावा एक और है चंद्रवंशी, चंद्रवंशी क्षत्रिय। अब चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, यह बातें हमको कहां देखने को मिली? एक है हांसी का शिलालेख, कौन सा? हांसी का शिलालेख, और दूसरा है अचलेश्वर, अचलेश्वर मंदिर। ये किसका मंदिर है? महादेव का। इस मंदिर का शिलालेख जो है उसमें किसी चौहान राजा को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया गया। ये दोनों कहां पर है? ये है सिरोही। ये कहां से मिलते हैं शिलालेख हमको? ये शिलालेख मिले सिरोही से। तो कितने सिद्धांत हो गए? अग्निकुंड का सिद्धांत हो गया पहला, सूर्यवंशी होने का सिद्धांत हो गया, चंद्रवंशी होने का सिद्धांत। अब इसके अलावा और भी सिद्धांत हैं। इसके बाद सिद्धांत आता है ब्राह्मणवंशी। तो D.R. भंडारकर कहते हैं कि बिजोलिया से इन्हीं चौहानों का एक शिलालेख मिला। क्या? बिजोलिया से एक शिलालेख मिला इन्हीं चौहानों का। उसमें ये बताया गया, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि इनको वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है चौहान, और उस आधार पर D.R. भंडारकर कहते हैं कि चौहान ब्राह्मणों की संतान है। दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा दोनों इस बात का समर्थन करते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब कौन सा सिद्धांत आएगा? ब्राह्मणों की संतान है। अगला कौन सा? ब्राह्मणों की संतान। तो क्या है ना, बिजोलिया से एक शिलालेख मिला, बिजोलिया से शिलालेख मिला, शिलालेख। उसमें इन चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया, ब्राह्मण बताया, वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया। और इस बात को कौन बताते हैं? D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर बताते हैं कि हाँ, कि ये तो ब्राह्मणों की संतान थे। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा, ये दोनों भी इस बात की पुष्टि करते हैं, ये दोनों भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ
ये ब्राह्मणों की संतान थे चौहान। तो अब पूछा जाए कि ब्राह्मणों की संतान चौहान थे, यह प्रश्न आया भी है। उस प्रश्न में पूछा गया है कि ब्राह्मणों की संतान थे चौहान। इस बात की पुष्टि कौन कौन से इतिहासकार करते हैं? तो उनमें 3 नाम अन्य थे और एक नाम था D.R. भंडारकर का। तो आपका ये, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आसानी से याद हो जाए। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा दोनों ब्राह्मण हैं, तो आसानी से याद होंगे। अब एक और सिद्धांत है विदेशी मत। विदेशी मत का सिद्धांत तो कर्नल जेम्स टोड, जिसका नाम आपने पहले सुन रखा, भारतीय इतिहासकार के जनक। तो कर्नल जेम्स टोड और V.A. स्मिथ और विलियम ब्रूक, ये तीनों जो हैं ये बताते हैं विदेशी मत के सिद्धांत। कर्नल टोड, V.A. स्मिथ और विलियम ब्रूक। ये बताते हैं कि चौहान, शक, हूण, कुषाण, सीथियन इन जाति की संतानें थी। बल्कि कर्नल टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड तो कहते हैं कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ जो अग्निकुंज का सिद्धांत है ना वैसा हुआ हो, लेकिन जो थे ना प्रतिहार, परमार, चौहान, जिनको उन्होंने क्षत्रिय बनाया, वो कोई और नहीं थे, वो ये विदेशी थे। अब ये इन्होंने किस लिए किया? ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब इन्होंने चौहानों का इतिहास पढ़ा, उनका पराक्रम पढ़ा, राजपूतों का पराक्रम पढ़ा, तो उनको ये लगा कि यार अगर इस देश के लोगों को इनके पराक्रम के बारे में पता चला तो जो विदेशी लोग हैं, हम लोग हैं, हमारा कितना सम्मान घटेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक भी ऐसा पराक्रम ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं ना, अपन इनको बेवकूफ़ बना के जो चौहान है, जो राजपूत हैं, उनको ही विदेशी संतान घोषित कर देते, तो मामला ही खत्म हो गया। तो यही कोशिश की गई। तो यहाँ पर खत्म हो गई है चौहानों की उत्पत्ति। ब्राह्मणों की संतान बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया। किसने? D.R. भंडारकर कहते हैं। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा इनका सपोर्ट करते हैं। कर्नल जेम्स टोड, V.A. स्मिथ और विलियम ब्रूक, ये तीनों जो हैं ये बताते हैं कि चौहान जो थे वो विदेशी थे। तो ये तो हो गया चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत समाप्त। अब बात आती है अगली, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, पैदा कैसे हुई, ये देख ली। लेकिन अब ये चौहान नाम कहाँ से आया? चौहान नाम कहाँ से आया? तो ये पढ़ते हैं आगे। इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे प्रश्न लिख दिए हैं। किस डाउट के साथ, आपके जितने भी डाउट होते हैं ना चौहान वंश में, वो सारे इन प्रश्नों के साथ क्लियर होते जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ से शुरुआत करते हैं। चौहान वंश हो गया कि उसके पैदा कैसे हुए, कौन कौन से सिद्धांत थे, हमने सारे पढ़े। अग्निकुंज का सिद्धांत कहाँ से पता चलता है? पृथ्वीराज रासो से। मोहनत नैणसी और सूर्यमल मिश्रा इसका समर्थन करते हैं। दूसरा है सूर्यवंशी क्षत्रिय, पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य और बीसल देव रासो। वो ये बताते हैं कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे चौहान। हांसी का शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर से जो शिलालेख मिला, उससे हमको पता चलता है कि नहीं, चौहान तो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। अब एक और बात मिल जाती है, बिजोलिया जो शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख में एक लाइन मिलती है, विप्रषि वत्स गोत्र ब्राह्मण। यहाँ पर जो विप्र है ना, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, तो मतलब चौहान वंश ब्राह्मण गोत्र के थे, ब्राह्मणों की संतान थे। ये बात स्पष्ट करती है। तो अब ये कैसे हो सकता है, इतना द्वंद्व कैसे है ये? तो इतनी सिंपल सी बात बताता हूँ।
अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अग्निवंशी है। अग्निकुंड से उत्पन्न होने के बाद वो किस वंश में शामिल हुआ, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो अधिक जो मत है, जो ज्यादातर हमको ग्रंथों में मिलता है चौहान वंश कि वो सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी होने के साथ अब देखो, सूर्यवंशी बहुत सालों से चले आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि किसी सूर्यवंशी शासक की शादी चंद्रवंशी शासक से हो गई, या उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी चंद्रवंशी राजकुमार के साथ करवा दिया, तो ऐसे वो चंद्रवंशी भी हो गए, और सूर्य मतलब जो आगे पीढ़ी बढ़ेगी वो चंद्रवंशी भी हो सकती है, चंद्रवंशी के गुण भी उनमें हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत से राजा महाराजा ब्राह्मण कन्याओं से विवाह कर लेते थे, या जो राजकुमारियां होती थी उनका विवाह किसी ब्राह्मण के साथ कर दिया जाता था, तो ऐसे ही बात होती थी। तो इससे ये ब्राह्मण की संतान भी हो सकते हैं आगे बढ़ के, जैसे गोहिलों के बारे में बताया जाता है, ब्राह्मणों ने पाला था गोहिल को, बप्पा रावल को भी ब्राह्मणों ने पाला था, तो ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन अब बात आती है चौहान जो नाम है, ये चौहान नाम कहाँ से आया, तो इसके बारे में हम जानें कि चौहान नाम कहाँ से आया। तो ये चौहान जो नाम है ना, ये चौहान नाम आया है चाहमान से। अब ये चाहमान नाम कैसे पड़ा, तो इसके लिए हमको ये नक्शा देखना पड़ेगा। ये है राजस्थान का नक्शा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, छोटा लग रहा है। तो ये राजस्थान, अब क्या है, जो चौहान वंश सबसे पहले कहां पर आया, यहां एक प्रदेश था, ये जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश था, जांगल प्रदेश। इस पूरे क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते थे। इस क्षेत्र में बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, इसका बहुत सारा भाग इसमें आता था। तो इसमें यहाँ पर एक झील थी जिसका नाम था सांभर, सांभर झील। इस झील के आसपास का जो ये क्षेत्र है यह कहलाता था सांभर या शाकंभरी। सांभर या शाकंभरी। अब ये चौहान सबसे पहले आकर यहीं बसे, सांभर में। अब झील के चारों ओर निवास करने के कारण, झील के चारों ओर निवास करने के कारण इनको कहा गया चाहमान, मतलब चारों ओर विद्यमान, इसलिए ये कहलाए चाहमान। और इसी चाहमान से हो गया चौहान। तो ये थी इसकी कहानी। चौहान नाम कहां से आया, चाहमान से। चाहमान क्यों पड़ा, क्योंकि ये सांभर झील के चारों ओर निवास करते थे, और झील के चारों ओर निवास करने के कारण इनको चाहमान कहा गया। यह बात हमको पता चली डॉक्टर आसोपा से। डॉक्टर आसोपा ने ये वाली बात बताई। अब दूसरा प्रश्न आता है, पृथ्वीराज विजय चौहानों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई। अब देखो, इसी चाहमान की एक जगह नहीं है, इसको मिटा दो। चौहानों की ये पृथ्वीराज विजय में जयानक ने, किसने लिखी पृथ्वीराज विजय, जयानक। तो जयानक ने बताया कि जो ये नाम है ना चाहमान, ये इस तरह से चा ह मा न। तो कौन है चाहमान, कौन है चौहान? पहला चा, जो, मा, न। तो कौन है चौहान, कौन है चौहान? पहला चा, जो,
धनुर्धारी हो, जो धनुर्धारी हो, जो धनुर्धारी हो, ह से हरि, भागवत धर्म पर चलने वाला, भागवत धर्म पर चलने वाला, मान, अतिथियों को जो मान देता हो, अतिथियों को जो मान देता हो। और आता है न्याय या नीति, जो नीति से शासन करता हो, नीति से शासन करता हो, नीति से, अनीति से नहीं, नीति से शासन करता हो। तो ये चारों विशेषताएं बताई गई है एक चाहमान की, जो धनुर्धारी हो, भागवत धर्म में विश्वास रखने वाला हो, अतिथियों का मान देने वाला हो और नीति से शासन करने वाला, वही कहलाएगा चाहमान। तो यही है चाहमान की डिटेल। इसका स्क्रीनशॉट लें। हमने कहां तक जान लिया है कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना करनी है, चौहान वंश की नींव डाली है, स्थापना नहीं की, अभी नींव डाली है। वासुदेव चौहान ने सांभर शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना कर ली, चौहान वंश की नींव डाली, इसलिए ये कहलाया शाकंभरी के चौहान। उस क्षेत्र में जहां ये शासन करते थे, 1.25 लाख गांव होने के कारण उस क्षेत्र को सपाद लक्ष भी कहते थे, इसलिए सपाद लक्ष के चौहान भी कहला। अब इनके बाद इनका उत्तराधिकारी आया सामंत राज। क्या है? सामंत राज। सामंत राज। तो शिलालेख है बिजोलिया का, बिजोलिया का शिलालेख। तो एक शिलालेख है बिजोलिया का। इस शिलालेख में सामंत राज के लिए लिखा है, विप्र श्री वत्स, विप्र श्री वत्स गोत्र भूत। यह लाइन लिखी मिलती है बिजोलिया शिलालेख। किसके लिए? वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत राज के लिए। यहां पर जो ये विप्र है ना, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। इसी के आधार पर D.R. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा यह चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। तो देखो वो जो बात वहां बताई थी वहां कितनी आसानी से क्लियर हो रही है। तो यही वो शासक था सामंत राज। यही पता चलता है इसके बारे में, और कुछ भी नहीं। अब बात आती है ये बिजोलिया शिलालेख। एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, फिर आगे तो देख रहे हैं। बिजोलिया शिलालेख को लिखवाया था महाराजा सोमेश्वर ने। महाराजा सोमेश्वर ने 1170 ईस्वी लिखवाया। इसकी रचना किसने की थी? तो वो था जो गुणों में सबसे भद्र था। भद्र मतलब बेकार नहीं, भद्र मतलब होता है सभ्य। तो जो गुणों में सबसे भद्र था उसने इस शिलालेख को लिखा। महाराजा सोमेश्वर कौन? तो जो पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं ना, उन्हीं के महान पिता है महाराजा सोमेश्वर। अब बात आती है अगले क्वेश्चन। यह बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के किस शासक का गोत्र ब्राह्मण था? सामंत राज। 7वां, कौन सा शासक वत्सराज प्रतिहार का सामंत था? तो अब इन्होंने वंश की नींव डाल दी, शासन करना भी स्थापित कर दिया, लेकिन इनका शासन सीमित छोटे क्षेत्र में था। तो जो बड़े राजा थे, जो उस समय के ताकतवर शासक थे, इनको उनका सामंत बनकर रहना पड़ा। तो जो वत्सराज प्रतिहार था ना, तो वत्सराज प्रतिहार के रूप में
सामंत थे चौहान वंश के दुर्लभ राज प्रथम। इन्हीं दुर्लभ राज प्रथम के समय में पहली बार मुस्लिम आक्रांताओं का प्रथम आक्रांताओं का प्रथम आक्रमण इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो ठीक है, वत्सराज प्रतिहार का सामंत कौन था? दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज के समय में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था। नागभट्ट सेकंड, ये प्रतिहार वंश का अगला शासक, वत्सराज प्रतिहार का उत्तराधिकारी नागभट्ट सेकंड। इसने चौहान वंश के किस शासक को वीर की उपाधि दी? तो नागभट्ट सेकंड ने गुवक फस्त, चौहान वंश का कौन सा शासक था? अगला शासक गुवक फस्त, दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी गुवक। इस गुवक ने एक युद्ध में इतना पराक्रम दिखाया, इतनी वीरता दिखाई कि नागभट्ट ने इसे वीर की उपाधि दी। वीर की उपाधि दी। फिर इस गुवक प्रथम ने अपने शासनकाल क्या हुआ? सीकर में, देखो सीकर में, यहाँ तो इनका सांभर में यहाँ शासन चलता था, ये जामन प्रदेश आ गया, ये तो रहा सांभर, ये क्षेत्र सांभर। तो इन्होंने यहाँ सीकर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब निर्माण शुरू करवाया था इन्होंने सीकर में हर्षनाथ। अभी हर्षनाथ कौन थे? वैसे यहाँ महादेव भगवान शिव शंकर को हर्षनाथ के रूप में, हर्षनाथ के नाम से पूजा जाता है। और हर्षनाथ चौहानों के देवता भी कहे जाते हैं, चौहानों के देवता भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हर्षनाथ की कहानी क्या थी इसको भी देख लेते हैं। तो दो थे, हर्षनाथ और जीर्ण माता। अभी आगे पता चलेगा जीर्ण माता क्या, ये दोनों भाई बहन थे, हर्षनाथ और जीर्ण माता। अब बात करें हर्षनाथ और जीर्ण माता की, तो ये दोनों भाई बहन थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सारे गांव वाले, वहाँ के सारे गांव वाले ये बात जानते थे। जब हर्षनाथ की शादी हो गई तो इनकी, हर्षनाथ की पत्नी भी आ गई, इनकी भाभी। अब दोनों भाभी और ननद पानी भरने गए। वहाँ पर गांव वाली जो अन्य महिलाएं थी, लड़कियां थी, उन्होंने कहा कि यार तेरा भाई अब तुझसे उतना प्यार नहीं करता जितना पहले करता था, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई। लेकिन जीर्ण माता ने उनकी बात नहीं मानी कि नहीं, मेरे भाई अभी भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तेरी भाभी और तू दोनों अपने सर पे मटका लेकर जाओ, तो जिसका भी मटका वो पहले उतार देगा वो उससे ही अधिक प्रेम करता। तो हर्षनाथ जब दोनों मटका लेकर गए तो हर्षनाथ ने पहले मटका उतार लिया जीर्ण माता का। लेकिन इस बात से हर्षनाथ जी की पत्नी नाराज हो गई और नाराजगी में घर के अंदर जाकर बैठ गई। अब जब हर्षनाथ जी उनसे बात करने गए तो उन्होंने जीर्ण माता को बहुत भला बुरा वगैरह, तो जीर्ण माता ने उन दोनों की बातें सुनी। उनको अपनी भाभी की बातों से इतना बुरा लगा कि वे घर छोड़कर चले गए।
जब उनके भाई हर्षनाथ को ये बात पता चली तो उनका भी दिमाग खराब हो गया, अपनी बहन के पीछे पीछे चलते गए। अपनी बहन को लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने आने से बिल्कुल मना कर दिया और सीकर में एक पहाड़ी पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। हर्षनाथ भी जिद्दी थे, उन्होंने कि अच्छा जब तू जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी यहाँ पर तब तक तपस्या करूँगा जब तक तू तपस्या करते रहे। तो दोनों भाई बहन ये पर्वत, यहाँ पर जीण माता तपस्या कर रही थी और यहाँ नीचे हर्षनाथ। तो जीण माता पर्वत पे यहाँ तपस्या करने लगी, हर्षनाथ यहाँ तपस्या करने लगे। जीण माता तपस्या करते करते अपने आप को माता के स्वरूप में मिला दिया, स्वयं माता बन गई। उन्होंने इतनी तपस्या करी कि उनका लेवल बढ़ते 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 इतना बन गया कि वो माता बन गई। और हर्षनाथ तपस्या करते करते महादेव के रूप भैरव बन गए। तो तभी से ये दोनों भाई बहन हर्षनाथ और जीण माता दोनों को जाने लगे। ये तो कहां पर है? रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर, यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ। तो ये हो गई इन दोनों की बात है। तो गुवक प्रथम के समय में ये हर्षनाथ मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। इन हर्षनाथ, जिनको महादेव को हर्षनाथ के नाम से पूजा जाता है, और ये चौहानों के देवता भी कहलाते हैं, चौहानों के देवता भी कहलाते हैं। अब चौहानों के जो भी देवी देवता हैं अभी मैं वो लिखवाने वाला हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की कुल की देवी, कुल मतलब परिवार, वंश, इनकी कुल देवी है शाकंभरी माता। वही शाकंभरी सांबर शाकंभरी माता चौहानों की आराध्य देवी है, आराध्य देवी। जीण माता आराध्य देव है। हर्षनाथ, इनके मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण तो स्वयं किसने किया? गुवक प्रथम। अब जो गुवक प्रथम है ना, गुवक प्रथम के बाद चंद्रा सेकेंड, गुवक सेकेंड आए, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। अब आता है अगला प्रश्न, रानी रुद्राणी किस चौहान शासक की पत्नी थी? रानी रुद्राणी किस चौहान शासक की पत्नी थी? तो एक और शासक आता है चंदनराज। चंदनराज ने अपने समय में तोमर शासक रुद्रेणपाल को हराया, और इन्हीं चंदनराज की पत्नी है रानी रुद्राणी। रानी रुद्राणी जिनका नाम है आत्मप्रभा। इन्होंने क्या किया? ये यौगिक क्रियाओं में, रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया और निपुण थी और शिव भक्त थी। क्या थी? शिव भक्त। तो इन्होंने काल सर्प दोष को हटाने के लिए पुष्कर में 1000 शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। 1000 शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, और उसके बाद प्रतिदिन रोज स्वयं 1000 दीपक जलाती थी।
इसलिए इन रानी रुद्राणी को जाना जाता है। 1000 दीपक लगाकर जलाना आसान बात नहीं है, बहुत भक्ति भाव की जरूरत होती है इसके लिए, वरना कोई नहीं कर सकता इतना समय। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो इन्हीं चंदन राज के पुत्र थे वाकपति राज फस्त। कौन? वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम को बप्पराज कहा गया। किस शासक को बप्पराज कहा गया? इन्हीं वाकपति राज प्रथम को बप्पराज कहा गया। इनको 128 युद्ध लड़ने वाला महायोद्धा भी कहते हैं, महायोद्धा। इनके समय में ही, जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो एक होएगा वो त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति नष्ट कर दी थी। वो किसके समय हुआ था? इन्हीं वाकपति राज के समय में हुआ था कि राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की पूरी शक्ति नष्ट कर दी। अब इनकी शक्ति नष्ट कर दी तो वाकपति राज जो 128 युद्ध लड़ने वाला महायोद्धा है, अब वो इनका सामंत बन के रहेगा क्या? नहीं ना। तो अब वाकपति राज ने महाराज की उपाधि धारण की। अब मैं एक बात और से बताना चाहूंगा। यहां देखो, यह सब काम हुआ पुष्कर में। मतलब पहले राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर। अभी हमने देखा कि कुवक प्रथम ने जो मंदिर का निर्माण करवाया वो कहाँ? सीकर में। तो उस समय, मतलब कुवक प्रथम के समय सीकर महत्वपूर्ण हो गया था। तो शायद ऐसा हो सकता है उन्होंने सीकर को राजधानी बना लिया। इसीलिए हर्षनाथ के जो अभिलेख हैं उसमें सीकर को प्रमुख दिखाया गया और सीकर को चौहानों की राजधानी भी बताया गया। इसी तरह पुष्कर को, जब चंदन राज के समय पुष्कर महत्वपूर्ण हो गया हो, तो पुष्कर को चौहानों की जन्मभूमि बताया गया। जन्मभूमि चौहानों। यही लिख देते हैं हम्मीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र ग्रंथ में अनंत प्रदेश सीकर के आसपास जो था चौहानों की राजधानी बताया। इसे चौहानों की राजधानी। तो हो गए 10 प्रश्न पूरे। इसका स्क्रीनशॉट चलवाओ, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का कौन सा शासक? वो था सामंतराज। कौन सा शासक वत्सराज प्रतिहार का सामंत था? तो वो था दुर्लभराज प्रथम। नागवती ने किस शासक को वीर की उपाधि दी? तो वो वीर थे कुवक प्रथम, जिन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। इसके बाद आता है रानी रुद्राणी। किस चौहान शासक की पत्नी थी? चंदन राज, जिन्होंने तोमर रुद्रन पाल को भी हराया था। रानी रुद्राणी योगिक क्रियाओं में निपुण और शिव भक्त थी।
पुष्कर में 1000 शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करें और प्रतिदिन उन 1000 दीपक जलाते थे। बप्पराज इन्हीं चंदन राज का पुत्र था वाक्पतिराज प्रथम, जिसको बप्पराज कहा गया। 188 युद्ध लड़ने वाला महायुद्ध। इनके समय में राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया था, तो वाक्पतिराज ने महाराज की उपाधि धारण की। कितना लिखना, आगे बढ़ते हैं। और तो दोस्तों आते हैं 11वें प्रश्न पर। तो तैयार है आप? कहां तक पहुंच गए हैं हम? वाक्पतिराज स्वतंत्र हो चुके हैं और महाराज की उपाधि धारण कर ली है। चौहान वंश के किस शासक ने तोमर और प्रतिहारों को पराजित किया? तो वाक्पतिराज का पुत्र आया सिंहराज। वाक्पतिराज का उत्तराधिकारी कह दो तो सही रहेगा। वाक्पतिराज का उत्तराधिकारी सिंहराज ने तोमरों और प्रतिहार दोनों को पराजित किया। इसके अलावा हर्षनाथ मंदिर का निर्माण इनके समय में पूरा हुआ। और हर्षनाथ इस मंदिर में एक शिलालेख मिलता है। उस शिलालेख में चौहानों के आरंभ से सिंहराज तक के वंश की जानकारी मिलती है। तो सिंहराज के समय में क्या हुआ? तोमरों और प्रतिहारों को इन्होंने पराजित कर दिया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण इनके समय में पूरा हो चुका था। उस मंदिर में एक शिलालेख भी मिलता है जिसमें चौहानों के आरंभ से लेकर सिंहराज तक की वंश की पूरी जानकारी। ठीक है, ज्यादा आगे बढ़ गया क्या? कोई बात नहीं, सिंहराज बोल के बता देता हूँ। सिंहराज के वंश की पूरी जानकारी है, इतना लिखा हुआ है। इन्हीं तोमर और प्रतिहारों ने मिलकर सिंहराज की हत्या कर दी थी। क्या किया था? इन्हीं तोमर और प्रतिहारों, जिन तोमर और प्रतिहारों को हराकर ये इन्होंने ख्याति प्राप्त की, उन दोनों ने मिलकर सिंहराज की हत्या कर दी। तो इनके बाद इनका पुत्र आता है वाक्पतिराज का विग्रहराज सेकंड चौहान वंश का प्रारंभिक सबसे प्रभावशाली व योग्य शासक। इस विग्रहराज को मतंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतंगा। क्यों? मतंगा मतलब विजेता। ये एक विजेता था। इसने क्या किया था? इसने नरवर्मन विग्रहराज ने क्या किया था? अनिलवाड़ गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम। उस मूलराज प्रथम को हराया था, पराजित किया था मूलराज प्रथम।
उसको पराजित करके वहीं गुजरात भड़ोच में आशापुरा माता, जो जालोर के चौहानों की कुल देवी है, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। तो यही प्रश्न है कि भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर किस चौहान शासक ने बनवाया? भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर किस चौहान शासक ने बनवाया? तो वो शासक है विग्रहराज सेठ, जिन्होंने सबसे प्रतापी और प्रभावशाली शासक, जिसे मतंगा भी कहा गया, अनिलवाड़ गुजरात के शासक मूलराज को हराया। और जब बहुत खुशी हुई अपनी विजय की, तो विजय के अवसर पर भड़ोच में ही आशापुरा माता का वहां मंदिर बनवाया, क्योंकि उनके आशीर्वाद से इन्होंने ये युद्ध जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हर्षनाथ प्रशस्ति की रचना किसके समय में हुई? तो इन्हीं के समय में, विग्रहराज सेठ के समय में 983 ईस्वी या 1030 विक्रम संवत कह लो। देखो, मैं अभी वाकई में डिटेल नहीं दिखाऊंगा, आपको इस तरह से समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं मैं बस। 1983 ईस्वी में 1030 विक्रम संवत में हर्षनाथ प्रशस्ति की रचना हुई विग्रहराज सेकंड के समय, और इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की, क्योंकि वाकई में ये उसके लायक उपाधि धारण की। उपाधि। तो फिर क्या हुआ? अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज प्रथम ने चालुक्यों को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? तो हमने विग्रहराज के बारे में देख लिया है, एक बार और विग्रहराज के बारे में देख लेते हैं, फिर इसको पूरा करते हैं। विग्रहराज सेकंड कौन? मतंगा। इस शासक को मतंगा कहते थे, विजेता। इसने अनहिलवाड़ के, जो कहां पे है? गुजरात, अनहिलवाड़ के मूलराज प्रथम को पराजित किया। विग्रहराज सेकंड पराजित किया। फिर क्या हुआ? भड़ोच में, वहीं भड़ोच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया। आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया, और इन्हीं के समय में हर्षनाथ प्रशस्ति लिखी गई। हर्षनाथ प्रशस्ति 983 ईस्वी या इसको 1030 विक्रम संवत कह लो। 1030 विक्रम संवत कह। तो ये उपलब्धियां हैं इनकी। इन्होंने उपाधि भी धारण की, उपाधि महाराजाधिराज। तो अब आता है, इनके बाद आए पृथ्वीराज प्रथम, मतलब इनके बाद 3-4 शासक। तो अब विग्रहराज द्वितीय के बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन सबसे फेमस कौन हुए? पृथ्वीराज प्रथम पुत्र थे विग्रहराज तृतीय। तो देखो, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय के पुत्र पृथ्वीराज प्रथम। इन्होंने क्या किया? चालुक्य शासक थे ना, 700 चालुक्य मिलकर सांभर के ब्राह्मणों को लूटने आ रहे हैं, शाकंभरी के ब्राह्मणों। तो विग्रहराज प्रथम ने खुद ने ही 700 को पराजित किया। 700 मतलब 700 चालुक्यों को अकेलों ने पराजित कर दिया। और उसके बाद इन्होंने परमेश्वर महाराजाधिराज
परमेश्वर महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण की उपाधि धारण की उपाधि धारण की। और ये बात हमको कहां से पता चलती है? ये बात हमको पता चलती है जीण माता का जो मंदिर है ना, जीण माता का मंदिर में से हमको जो जानकारी प्राप्त हुई ना, उसके आधार पर ये है बात की पुष्टि हुई है कि पृथ्वीराज प्रथम ने चालुक्यों को हराकर परमेश्वर महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा इनके बारे में। तो मित्रों, आज का ये हमारा सेशन समाप्त होता है। चौहान वंश के किस शासक ने तोमर और प्रतिहारों को पराजित किया? तो वो था वाक सिंहराज। किस शासक ने भड़ोच में मंदिर बनवाया? तो ये रहा विग्रहराज द्वितीय। हर्षराज प्रशस्ति इन्हीं के समय में। पृथ्वीराज प्रथम ने चालुक्यों को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण। तो ये हो चुका है हमारा चौहान वंश आधा पूरा। मतलब ये छोटे छोटे जो राजा थे, मतलब छोटी छोटी उपलब्धियां। अब शुरू होगा कल से असली का, जब पहली बार अजयराज चौहान वंशी असली नींव डालेंगे अजमेर के रूप में, और अजमेर के चौहान कहलाएंगे। तो कल पढ़ेंगे हम अजमेर के चौहान वंश, अर्णवराज, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान शायद कल शुरू हो नहीं पाएगा। तो कल हम पूरा पढ़ लेंगे और तीसरे दिन शुरू कर देंगे पृथ्वीराज चौहान, जिसमें आपका ये चौहान वंश है शाकंभरी का, यह समाप्त, फिर जालोर के चौहान, फिर बहुत सारा। तो मित्रों, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी पढ़ाई? मैं बस आपको समर्थ बनाना चाहता हूँ इसके द्वारा। क्या है, नोट्स में लिखवा के अभी क्या है, समय कम है तो आपको एसआई की तैयारी करनी है। वैसे तो 10 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, तो अब जो एसआई की तैयारी करनी है तो इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। नोट्स लिखाने का समय नहीं है, नोट्स आपके पास खुद के पास होंगे, लेकिन जो डिटेल में दे सकता हूँ, जो समझा सकता हूँ, वो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, विदा जाऊंगा। अब मैंने अपना काम कर दिया, आप थोड़ा अपना काम करें। इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के पास, ताकि उनका भी भला हो सके, जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो इतिहास है ना, ये ऐसा टॉपिक है कि आप खुद पढ़कर बहुत समय लगेगा आपको समझने, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उसको आसानी से समझाने। तो ऐसे लोगों तक पहुँचाएं तो आसानी, उनके लिए भी आसानी होगी और उनका काम आसान हो जाएगा। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।